Children, very simple to understand. Any activity which takes place once in every year, once in every year, or many times in an year. हर साल एक बार भी अगर कोई काम हो रहा है या एक साल में बार बार हो रहा है, we call it as recurring. I repeat, we call it as recurring. And those transactions are named as revenue nature transactions. क्यों पढ़ते हैं आपको याद होगा, मैंने डे 1 जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था चिल्ड्रन, आई टोल्ड एवरीबडी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू प्रिपेयर एन अकाउंट टाइटल्ड एज व्हाट, ट्रेडिंग इन पीएल. एंड फाइनेंशियल पोजीशन असेस करने के लिए व्हाट डू वी प्रिपेयर, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में वी हैपन टू राइट कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, एंड ट्रेडिंग पीएल में चिल्ड्रन वी हैपन टू राइट रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन. दिस इज द रीजन कि आपको ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन क्यों आना चाहिए. Had there been no determination of profit or loss financial status, आपको ट्रांजैक्शन को अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती. समझ में आ गई इतनी बात? तो लेट्स स्टार्ट विद द सीक्वेंस. बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है. रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस में सबसे पहला होता है चिल्ड्रन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पेमेंट. So if you are paying salary to your employees, if you are paying electricity charges every month to the electricity department, if you are spending money on whitewashing of your building, if you are spending money for buying goods, getting services, paying money to the trolley wala, all these recurring payments are called as what? Revenue expenditure या revenue payment. तो मान लीजिए कि एक कार शोरूम है जिसने 25 कार्स फैक्ट्री में ऑर्डर की, उसका बिजनेस है इस चीज का. सो बाइंग कार्स फॉर द कार शोरूम चिल्ड्रन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट हमने एक कार खरीद ली उस शोरूम से, क्या हमारा काम भी रेगुलरली उसको बाय करना है? फॉर अस इट इज नॉट अ रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या होगा हमारे लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो रेकरिंग होना चाहिए और बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करे. So take an example, children. You have a machine costing rupees 20 lakh in your factory. 1 lakh units per month इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है. कितनी? 1 लाख. आपने इस मशीन पे चिल्ड्रन 20,000 रुपीज खर्च किए. कितना खर्च किया चिल्ड्रन? 2 बार. ये जो पहला वाला 20,000 खर्च किया है, इससे इस मशीन की कैपेसिटी 1 लाख यूनिट से बढ़ के कितनी हो गई? 1.2 लाख यूनिट्स. और ये 20,000 खर्च किया गया है, कुछ पार्ट्स खराब हो गए थे, द प्रोडक्शन कैपेसिटी वुड स्टिल रिमेन सेम. तो ये वाला जो 20,000 हमने खर्च किया चिल्ड्रन, इससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी है, ये बार बार खर्च नहीं होगा. सो दिस वुड बी कॉल्ड एज कैपिटल नेचर. बट ये वाला जो 20 आपने खर्च किया चिल्ड्रन, इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन्ड है. व्हाट वी कॉल इट एज रेवेन्यू नेचर. आपने अपनी टैक्सी में एक म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया. पीपल मे बी विलिंग टू पे मोर मनी टू यू बिकॉज दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू द फेवरेट म्यूजिक ऑफ देयर चॉइस. ये कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट व्हीकल पंचर हो गई चिल्ड्रन, उसको आपने रिपेयर कराया, क्या आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी? जितना कमा रहे थे उतना फिर से कमाने के लायक हो गए, तो बढ़ी नहीं है, इट इज रादर मेंटेन. तो पंचर बनवाने पे जो मनी खर्च किया गया, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और म्यूजिक सिस्टम अगर लगवाया गया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर. समझ में आई बात? टायर पुराना हो गया, घिस गया, आपने नया टायर लगवाया, इट इज स्टिल कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं. बट अगर आपने कार के आगे और पीछे गार्ड्स लगवा दिए, बम्पर्स, जिससे कार का एक्सीडेंट हो तो कार पे ज्यादा डैमेज ना आए, तो क्या ये काम भी आप बार बार करेंगे? नॉट एट ऑल. दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. डिफरेंस समझ में आ गया? चले आगे. सो गुड्स बॉट 51 कॉइन्स 10 ग्राम्स के आपके पापा ने ऑफिस में खरीदे. किस लिए सर? सप्लायर्स को गिफ्ट देने के लिए दीपावली पे. तो ये तो बिजनेस का रेगुलर अफेयर है.
It is called as what, children? Revenue expenditure. Called as what? बट अगर पापा ने 1 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवा दिया कि कल को अगर फिर से भगवान ना करे कोविड पैंडेमिक आ जाए, ऑफिस बंद हो जाए, एम्प्लॉयज की सैलरी देने के लिए प्रॉब्लम ना आए, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर डन बैंक एफडी करवाने में इज नॉट रेवेन्यू, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऑफिस में आरओ वाटर प्यूरिफायर की हर 6-6 महीने पे सर्विसिंग होती है, तो इट्स अ रेगुलर एक्टिविटी, विल बी डन अगेन एंड अगेन एवरी ईयर, or will be done only once and give the benefit for longer time? Will be done again and again. इसे क्या बोलेंगे आप? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. समझ में आ गया? जितने भी ऑफिस के एम्प्लॉइज के खर्चे होते हैं, ऑफिस का रिपेयर, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ इज कॉल्ड एज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव. जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, सेल्समैन की सैलरी, सेल्समैन का कमीशन, स्टेशनरी चार्जेस जो ऑर्डर बुक करके लाते हैं सेल्समैन, टेलीफोन चार्जेस, मोबाइल का रिचार्ज जो सेल्समैन के लिए कराया, डिलीवरी वैन का जो फ्यूल का खर्चा है, ये सारा का सारा किस कैटेगरी में जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. समझ गए? डेप्रीसिएशन सबको पता है क्या होता है. आप असेट यूज कर रहे हैं, 5 साल में एक बार घिसेगी, 5 साल में एक बार घिसेगी बस. हम इस साल घिसे नहीं है, कोविड था ना. एसेट की तो वैल्यू डेप्रिशिएट, रिड्यूस होगी ईदर बाय यूजिंग इट और पैसेज ऑफ टाइम. तो इट्स अ रेगुलर एक्टिविटी और विल हैपन वंस ओवर 4-5 years. चिल्ड्रन, रेगुलर एक्टिविटी है तो रेकरिंग है, तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? रेवेन्यू या कैपिटल? रेवेन्यू. लोन लेना कैपिटल रिसिप्ट होता है, वापस करना कैपिटल एक्सपेंडिचर. हर दिन थोड़ा लोन लेंगे भाई. आप एक बिजनेसमैन है, आपकी फैक्ट्री है चिप्स मैन्युफैक्चर करने की, तो आपने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया, हर साल इंटरेस्ट दे रहे हैं और थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट भी वापस कर रहे हैं. 5 साल के एंड में पूरा लोन वाइप ऑफ हो चुका है. सर क्या वाइपर लगाए थे क्या? मतलब पे कर चुके हैं. तो लोन लेना इज अ नॉन रेकरिंग एक्टिविटी और वापस करना भी नॉन रेकरिंग. 4-5 साल में पूरा हो गया, अब लाइफ में ऐसा लोन फिर से नहीं आएगा, आप दूसरा लेंगे. बट इंटरेस्ट, चिल्ड्रन, इज कंसिडर्ड एज रेकरिंग नेचर. वो उस लोन को इस्तेमाल करने की लागत थी, कॉस्ट थी. समझ में आ गई बात? तो जो रेकरिंग हो, बार बार करें आप जिस काम को, इट इज नोन एज रेवेन्यू नेचर. बट बैंक ने, बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, आरबीआई से उधार लिया, तो बैंक का तो ये रेगुलर काम है. तो आप जैसे बिजनेसमैन के लिए लोन लेना कैपिटल रिसिप्ट है, बट क्या बैंक के लिए भी लोन लेना कैपिटल रिसिप्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ देयर रेगुलर रूटीन. आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज अ पार्ट ऑफ देयर रेगुलर रूटीन. आपने अपनी फैक्ट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कैमरास परचेज कर लिए, क्या आप हर दिन खरीदेंगे कैमरा? इट इज विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट जो शॉपकीपर फैक्ट्री से कैमरे खरीदता है आप जैसों को बेचने के लिए, उसके लिए बाइंग कैमरा, सर्वेलांस, सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब क्या होगा? रेकरिंग और नॉन रेकरिंग? रेकरिंग. तो वी कॉल इट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. समझ गए? समझ गए? वेंट टू द शॉप जहां यूटेंसिल्स बिकते हैं और आपने एक वो राइस कुकर खरीद लिया, कैपिटल नेचर. कौन सा? कैपिटल नेचर. बट उस शॉपकीपर का तो काम है दिन भर में 10 कुकर बेचना, उसके लिए क्या होगा? रेवेन्यू नेचर. समझ गए? आप हर 3-3 महीने पे अपने स्कूल को कुछ फीस देते होंगे बच्चों, यस और नो? तो स्कूल के लिए इट्स अ रेगुलर रिसिप्ट और इररेगुलर रिसिप्ट. रेगुलर रिसिप्ट. बट आपके पापा ने कहा ये लो 1,51,000 का चेक और जाओ स्कूल को डोनेशन दे आओ. आपने सोचा पापा की काउंसलिंग करनी पड़ेगी एक दिन. लगता है पापा को बुखार उखार हो गया, तबीयत खराब है, तभी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं. बट पापा ने कहा नहीं, सेवा धर्म में विश्वास रखो. आप वो चेक डोनेशन का मेरे को दे गए आके, किसी को भी आपने दिया हो, क्या ये आपके स्कूल के लिए या मेरे लिए एक रेगुलर रिसिप्ट है चिल्ड्रन? ये कभी खुशी कभी गम है. समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट. बट जो रोजमर्रा के जीवन में मनी कोई भी इंस्टीट्यूशन रिसीव कर रहा है, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेवेन्यू रिसिप्ट. आप मैकडॉनल्ड्स गए, आपने देखा कि आप तो बर्गर खरीद रहे हो और मैकडॉनल्ड्स को पैसे दे रहे हो, तो मैकडॉनल्ड्स के लिए इट्स अ रेगुलर रिसिप्ट और कभी कभी. और बाहर जो उनका एक पुतला बैठा रहता है मैकडॉनल्ड्स अंकल, मैंने उसी पुतले को खरीद लिया 5 लाख रुपए में. क्या मैकडॉनल्ड्स ये भी हर दिन बेचेगा?
This type of receipt is called as what, children? This type of receipt is called as what? Capital receipt. समझ में आई बात? चिल्ड्रन समझ में आई बात? पक्का? कंफर्म? चलिए. So goods sold in the business is an example of revenue receipt. Commission, discount, interest, dividend, ये सब जो मिलता है हर साल मिलता है आपको, it is also revenue receipt. समझ गए सब लोग? पक्का? तो टेक एन एग्जाम्पल, यू आर अ प्रॉपर्टी डीलर. आपने 2 कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनवाए, शॉपिंग मॉल्स एंड ऑल. 80% शॉप्स आपने बेच दी हैं. 80% शॉप्स बेच दी. 20% शॉप्स को आपने रखा है अपने पास. 20% शॉप्स हैव बीन लेट आउट. लेट आउट का मतलब जानते हैं क्या होता है? किराए पे दे दिया. व्हाट यू विल गेट फ्रॉम देम चिल्ड्रन? क्या मिलेगा आपको इनसे? रेंट. एंड 80% शॉप्स हैव बीन सोल्ड. इनसे आपको सेल प्रोसीड्स मिलेंगे चिल्ड्रन. आप कॉलोनाइजर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं. आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना बेचना इज अ रेगुलर एक्टिविटी और इरेगुलर. तो रेंट एज वेल एज सेल प्रोसीड्स both would be called as Rolls Royce revenue receipt. क्योंकि रेंट भी रेगुलरली मिल रहा है तो रेवेन्यू रिसिप्ट. क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर है तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए असेट नहीं है, ये तो आपके गुड्स हो गए ना एक तरह से. आपने जिसको शॉप बेची 2 साल बाद उसने मेरे को शॉप बेच दी, तो क्या उस पर्सन के लिए भी रेवेन्यू नेचर होगा? उसके लिए ये कैपिटल नेचर होगा. समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है बातें? आपके लिए अमेज़न से स्मार्ट वॉच खरीदना इज रेकरिंग एक्टिविटी और नॉन रेकरिंग एक्टिविटी चिल्ड्रन? नॉन रेकरिंग. आप असेट की कैटेगरी में ले जाएंगे. बट अमेज़न ने सोचा लोकल शॉपकीपर्स से हमको खतरा महसूस हो रहा है, चलो मोहल्ले मोहल्ले दुकान खोलनी चालू करते हैं जैसे रिलायंस डिजिटल की है. तो आपको अमेज़न की दुकानें हो सकता है 5 साल बाद शॉप पे बाजार में नजर आ जाए. मैं एक फ्रेंचाइज ले लिया, मैं भी सामान खरीद रहा हूं, तो मेरा तो रोजमर्रा का काम हो गया ना स्मार्ट वॉच वगैरह खरीदना. तो मेरे लिए रेवेन्यू नेचर एक्टिविटी है, बट आप जैसे स्टूडेंट के लिए नॉन रेकरिंग कैपिटल नेचर. समझ गए? चलिए. Whatsoever money is earned by Amazon on regular basis, taking goods from the vendor, delivering at your place, taking money from you, deducting the commission and giving the remaining to the vendor, ये तो Amazon का काम है. This type of profit is what children? और आप बिजनेस में इसे क्या बोलते हैं? और इसी नेट प्रॉफिट पे गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है चिल्ड्रन इनकम टैक्स. समझ में आ गया? तो अगर आपके पापा का बिजनेस ज्वेलरी का है, उन्होंने ज्वेलरी बेच के जो पैसा कमाया, इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? और उनके पास एक पुराना लैंड पड़ा था, उन्होंने सोचा था कि यहाँ पे एक लेटेस्ट से बैंक्वेट हॉल बनवा देंगे वगैरह वगैरह. बट आप घर में गद्दारी कर गए. मतलब सर हमारा नाम जॉनी रख दिया गया. जॉनी गद्दार एक मूवी आई थी ना, जिस थाली में खाया बिना ड्रिल के उसी में छेद कर दिया, बगावत कर दी, बॉयकॉट कर दिया. मतलब घर में जितने लड़के थे उनको काट डाला. आपने कहा कि हम जा रहे हैं हार्वर्ड से एमबीए करने, सीए कर चुके हैं, बट पढ़ाई की हवस अभी खत्म नहीं हुई. आप एमबीए करने हार्वर्ड चले गए. मम्मी ने बोला, पापा से समझा रहे थे पहले दिन से बच्चों को इतनी छूट ना दो, और पापा तो अमेज़न की सेल की तरह 80% छूट दिए जा रहे थे. अब बिजनेस कौन कंटिन्यू करेगा? तो पापा कह रहे हैं ज्वेलरी का बिजनेस इतना फैला हुआ है, हम इसको कितने साल संभाल पाएंगे? तो बैंक्वेट हॉल का बिजनेस चलाने में आपको इंटरेस्ट नहीं है. पापा ने लैंड बेच दी, हो गया उस पर प्रॉफिट. क्या ये प्रॉफिट हमेशा होगा? तो ये कैपिटल प्रॉफिट है. बट ज्वेलरी बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो रेवेन्यू. स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लोगों ने सुना है. कुछ लोग जो आज क्लास से गायब हैं, उन्होंने झाड़ू की फैक्ट्री लगा ली. तो झाड़ू बेच के जो प्रॉफिट हुआ चिल्ड्रन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? रेवेन्यू. क्योंकि झाड़ू बेचना उनका रोजमर्रा का काम है. कुछ लोग ने सोचा कि कोविड जैसे पैंडेमिक में भी सब्जी वाले की कमाई दनादन थी. आपके मोहल्ले में जो सब्जी का ठेला था ना, उसका टर्नओवर भी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के टर्नओवर से बहुत ज्यादा था. नहीं समझ में आया? अरे मारुति की तो फैक्ट्री बंद थी, टर्नओवर वाज
जीरो। वो तो दिन भर में 10,000 की सब्जी बेच देता था। लॉजिक समझ में आगे कि नहीं आया? तो सब्जी बेच बेच के जो पैसा कमाया, इट इज व्हाट। कुछ लोगों ने भी ये काम चालू कर दिया, पैंडेमिक खत्म हो गया, लोगों ने काम बंद कर दिया और ठेला बेच दिया, ठेला बेचने में प्रॉफिट हो गया। विच टाइप ऑफ प्रॉफिट इज दिस? कैपिटल प्रॉफिट। और सब्जी बेच के जो कमा रहे थे वो रेवेन्यू प्रॉफिट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? पक्का? तो व्हाट्सएवर मनी आई अर्न फ्रॉम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, इट विल बी कॉल्ड एज विच प्रॉफिट ऑफ माइन? रेवेन्यू प्रॉफिट। मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चिल्ड्रन 200 शेयर्स पड़े। कितने? आई बॉट देम एट 2600 और इस समय बाजार में भाव 2850 का है। आई प्लान टू सेल देम। एक शेयर पे कितना प्रॉफिट होगा? 250। और 200 शेयर्स पे कितना प्रॉफिट होगा? 25 इंटू 2 इज 50। 3 जीरो ऐड कर लीजिए, कितना प्रॉफिट हो गया? क्या ये शेयर खरीदने बेचने का मैं रोज रोज करूंगा? अगर हाँ, तो आप मेरे को बोलेंगे तोड़ने वाला, ब्रोकर। अगर ना, तो आप बोलेंगे मेरे को इन्वेस्टर। तो अगर आप एक ब्रोकर है, सर पता कैसे लगेगा? यहाँ टैटू लगाओ हम ब्रोकर हैं? नो, आपको स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कभी सुना है बच्चों बिग बास्केट या ग्रोफर उधार सामान देता है? कभी नहीं देता, बैंक वाले उधार देते हैं क्रेडिट कार्ड पे। ग्रोफर्स कैश में ही बेचता है हमेशा। बट बिजनेसमैन के साथ इन्होंने डील फाइनल की है अभी कि हम आपको 3 ऑर्डर्स उधार पे सप्लाई कर देंगे। पहला ऑर्डर ले जाइए, पैसा 1 महीने के बाद दीजिएगा। दूसरा ले जाइए, पैसा 1 महीने के बाद दीजिएगा। तीसरा ले जाइए, पैसा 1 महीने के बाद दीजिएगा। चौथा जब लेने आएंगे तो पहले वाले का बिल क्लियर करिए। इससे होगा क्या? जो लोकल होलसेलर शहर में है वो तो बेचारे मर जाएंगे। तो अब इस तरह से वॉलमार्ट और ग्रोफर्स इन शॉपकीपर्स को, इन होलसेलर्स को दुख पहुंचाएंगे। खैर, आउट ऑफ द ट्रैक मत समझिए कुछ भी। तो अगर आपने एज अ स्टॉक ब्रोकर रजिस्ट्रेशन कराया है बच्चों, तो आपने जो पैसा कमाया शेयर खरीद बेच के, इट इज विच टाइप ऑफ प्रॉफिट? बट अगर आप रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर नहीं है चिल्ड्रन, देन इट इज कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट। आप हैं इन्वेस्टर। तो मैं रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर नहीं हूं, बट आप हैं। तो आपका 50,000 रुपए कमाना इज, मेरा 50,000 कमाना इज। सर तो इस पे क्यों इसको फर्क किया आपने? बच्चों, कैपिटल प्रॉफिट पे टैक्स अलग तरीके से लगता है, रेवेन्यू प्रॉफिट पे टैक्स अलग तरीके से लगता है। दोनों तरीके फर्क है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो ये बात मैंने आपको बताई भी थी कि ये सारा झमेला जो है, इट इज जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। समझ में आ गया? तो मी बीइंग अ टीचर, पढ़ाने से जो पैसा कमाया वो रेवेन्यू प्रॉफिट, उस पर टैक्स अलग तरीके से देना है। बट अगर प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमाया तो उस पर टैक्स अलग तरीके से देना है। समझ गए सब लोग? क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने वाली एक्टिविटी नॉन रेकरिंग है और पढ़ाने वाली एक्टिविटी रेकरिंग है। तो सम स्टूडेंट्स डू माय होमवर्क आल्सो लाइक कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन। कभी मन आया तो कर लिया। तो क्लास रेवेन्यू नेचर की तरह करते हैं और होमवर्क कैपिटल नेचर की तरह। इसीलिए नंबर कट जाते हैं, क्योंकि कैपिटल नेचर की तरह होमवर्क किया है। समझ में आ रही है बात? तो क्लास और होमवर्क दोनों रेवेन्यू नेचर की तरह करिए। चलो आगे। गोडाउन में आग लग गई। अगर ऐसा हमेशा होता रहता है, खुद ही आग लगाते रहते हैं लोग, खैर ऐसा नहीं होगा। आपने गुड्स बेचे, मार्केट में रिसेशन था, सस्ते में बिक गया, इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू लॉस। अगर फ्लड आ गया, आग लग गई, गुड्स डैमेज हुए, क्या डैमेज हुआ? गुड्स, तो रेवेन्यू लॉस। बिल्डिंग डैमेज हुई तो कैपिटल लॉस। सुनाई पड़ी मेरी बात? गुड्स डैमेज हुए तो रेवेन्यू लॉस, और बिल्डिंग डैमेज हुई तो कैपिटल लॉस। क्यों सर? क्योंकि बिल्डिंग रेगुलरली आप नहीं खरीदते, बट गुड्स रेगुलरली खरीदते हैं। सुनाई पड़ गई बात? Amazon वालों का अपना ट्रक है और गुड्स उस पे डिस्पैच हो रहे हैं किसी शहर में। ट्रक के सामने तेज स्पीड पे 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कौन सी गाड़ी आ रही थी? BMW।
और भिड़ गई, 4 बिहारी बैठे थे, मर गए। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो चिल्ड्रन, ट्रक का भी एक्सीडेंट हो गया, ट्रक जो भिड़ा और नुकसान हुआ वो कैपिटल लॉस, बट उसके अंदर गुड्स जो रखे थे जो नुकसान हुआ वो रेवेन्यू लॉस। समझ में आई बात? आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, पोल पे वायर है चिल्ड्रन, करंट आ रहा है, लाइट जा रही है तो चला गया, वगैरह वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते करते घिस जाते हैं, उसके पार्ट्स, कंडेंसर और ट्रांजिस्टर्स वीक हो जाते हैं, रिपेयरिंग कराई 500 रुपए में सही हो गया, ये रेवेन्यू लॉस। बट अगर ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट कर गया, आप ताली बजाने लग गए, पब्लिक दिवाली हुई है आज, और उसकी वजह से आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी प्रॉब्लम में आ गया, वायर जो पोल से घर तक आया था पूरा जल गया। क्या ऐसा हमेशा होगा? इट्स विच टाइप ऑफ लॉस? कैपिटल लॉस। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए, सो ये बातें सबको समझ में आ गई। तो मान लीजिए बच्चों, आप नहीं, मतलब आपका कोई जान पहचान वाला कैफेटेरिया चला रहा है, डोसा बना रहा है, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना डोसा बनाने से पहले, गोल गोल घुमाते हैं ना डोसा बनाने से पहले। घर में डोसा कभी सही नहीं बन पाता ना, मैं उसका तरीका बताता हूँ। डोसा सही तब बनेगा जब तवा फ्लैट होगा, इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप वही रोटी वाले तवे पे डोसा बनाते हैं, बैल है ना थोड़े से असल में, तो डोसा सही नहीं बन पाएगा। तो पैंडेमिक में हमारे घर में डोसा बनना स्टार्ट हुआ, मम्मी वॉज नॉट देयर, तो जूनियर मम्मी स्टार्टेड मेकिंग इट, मतलब मेरी मम्मी नहीं थी, मेरे बच्चों की मम्मी थी। तो उन्होंने डोसा बनाना स्टार्ट किया और बीच से जल जा रहा था बार बार। मैंने कहा लेट मी डू द थिंग्स, तो मैंने फ्लैट तवा निकाला, ऐसे ऐसे घिसा, बढ़िया टनाटन बन गया। तो शी सेड हाउ आर यू ट्रेन्ड हियर? मैंने कहा मेरी हॉबी थी कुकिंग, होटल मैनेजमेंट आई हैपन टू डू, कि वर्ल्ड के किसी बड़े सो कॉल्ड बैंक्वेट और रेस्टोरेंट के शेफ बनेंगे। बट पापा ने धमकी दे दी, अगर तू इस इंडस्ट्री में गया मैं घर से बाहर निकाल दूंगा तेरे को। मैंने कैलकुलेट किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल, एक जगह होटल मैनेजमेंट और दूसरी जगह करोड़ों की जायदाद, मैंने कैंसिल होटल मैनेजमेंट। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो सो कॉल्ड, अगर डोसे का प्लेटर खराब हो गया, रेवेन्यू लॉस। कौन सा लॉस? एक एम्प्लॉय को नौकरी से निकाले तो नालायक तवाई चोरी करके चल दिया, विच टाइप ऑफ लॉस इज दिस? जो सबसे ज्यादा हंसा है वही एम्प्लॉय था। समझ में आ गई बात कि नहीं? चलिए, सो चलन, यहाँ पे भी कुछ रूल्स है हमारे पास। रोजमर्रा के जीवन में किए गए ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड एज रेवेन्यू लॉस। तो ये जो डिजिटल मार्कर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसकी निब लिखते लिखते घिस जाएगी, रोजमर्रा की एक्टिविटी है। दिस टाइप ऑफ लॉस इज दिस रेवेन्यू। किसी को अच्छी लगी, वो घर ले गया और सोचा ऐसे ऐसे टीका लगा लेंगे तो कलरफुल टीका होली खेल लेंगे इससे, बट उस बेवकूफ को पता नहीं था डिजिटल सपोर्ट मिलता है लैपटॉप का, तब ये काम करता है, तो चोरी हो गया चिल्ड्रन। इट्स विच टाइप ऑफ लॉस? ये कैपिटल लॉस होगा। समझ में आ रही बात? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल मिले, शॉर्ट टर्म मिले, वो रेवेन्यू नेचर, लॉन्ग टर्म मिले तो कैपिटल नेचर। समझ गए? आपके पापा ने ऑफिस में कैंटीन सेटअप करवाई और एक माइक्रोवेव अवन खरीद लिया, विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज दिस चिल्ड्रन? कैपिटल नेचर। बट खाने पीने का सामान हर दिन आ रहा है उस कैंटीन में, ये कौन सा नेचर? रेवेन्यू। गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी खर्चा पानी अगर आपने किया, एयरटेल वाले वायर लेके आ रहे हैं, जैक जिसमें डिब्बे में लगते हैं वो खरीद के ला रहे हैं, और सीढ़ी भी 9,000 की खरीद लिए, क्या सब कुछ कैपिटल नेचर होगा? क्या सब रेवेन्यू नेचर होगा? स्टेयर लैडर जो खरीदी वो कैपिटल नेचर, वायर मॉडेम ये सब क्या है? एक्सेलेंट आंसर। असेट को खरीदना कैपिटल नेचर, बट उस पे रिपेयर रेनेवल मरम्मत कराना। ऑफिस में फाइल्स को रखने के लिए एक सेफ और लॉकर गोदरेज का खरीदा गया, कौन सा नेचर? कैपिटल। लॉक खराब हो जाता है तो 3 साल में बदलवा लेंगे, इट इज रेवेन्यू नेचर। पेंटिंग करा दी, वो भी रेवेन्यू नेचर। और अब उस गोदरेज के अलमीरा वाले ने बोला इसी अलमारी के ऊपर थोड़ा एक्सटेंशन लगवा लीजिए ताकि स्टोरेज स्पेस और बढ़ जाए, क्या वो भी बार बार करवाएंगे? वो क्या होगा? कैपिटल नेचर। घर में नया रूम बनना, ऑफिस में नया फ्लोर बनना बिल्डिंग का, कैपिटल नेचर। बट ब्रूम और पोछा खरीदना इज रेवेन्यू नेचर। कोई भी पैसा जो बिजनेस में रेगुलरली आपको मिले, इट इज रेवेन्यू नेचर। जो आप पे करें रेगुलरली, इट इज ऑल्सो रेवेन्यू नेचर। बात समझ में आ गई? चलो पक्का? द रूल्स आर वेल हर्ड। चलिए, मैं रूल्स में कुछ आपको मार्क करने को दे रहा हूं, प्लीज बच्चों इन चीजों को मार्क कर लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस लास्ट ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, कंज्यूमेबल नेचर होना चाहिए एंड मेंटेनेंस पे पैसा खर्च हो और रेगुलर हो. प्लीज अंडरलाइन दिस मच. लेट्स प्रोसीड. सो चलन ये बात सबको क्लियर हो गई कि विद इन 1 year है तो रेवेन्यू नेचर, और 1 year से ज्यादा है तो कुछ बीच का भी तो हो सकता है. 2 4 5 साल से कम होगा और 1 साल से ज्यादा होगा. जैसे सर आपने व्हाइट वॉशिंग पे चिल्ड्रन खर्च किए लेटस से ₹30,000 एक्सपेक्टिंग कि ये बेनिफिट आपको 1 year देगा. बेनिफिट आपको, बट आपको इसने बेनिफिट दिया चिल्ड्रन फॉर अ पीरियड ऑफ 18 months. कितने मंथ्स? तो 1 April 21 से 31 March 22 इस पीरियड का एक्सपेंस आप अज्यूम कर लेंगे 12,000, एंड 1 April 22 से लेटस से 30th September 22 इस पीरियड का एक्सपेंस आप कितना अज्यूम कर लेंगे? 6,000. सर ऐसे अलग अलग आप क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि बेनिफिट जब बच्चों 18 मंथ्स के लिए मिला तो क्या एक्सपेंस 12 मंथ्स मान लूं? एक्सपेंस भी कितना माने? 18 मंथ्स. स्टोरी आगे समझिएगा ध्यान से. इन दिस ईयर चिल्ड्रन सेल्स हुई 4 लाख की और परचेज हुई 3 लाख की. कितना प्रॉफिट बचा? इस 1 लाख में आप एक्सपेंस के नाम पे कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? ओनली 12,000. योर रिजल्टिंग प्रॉफिट इज व्हाट चिल्ड्रन? 84,000. बट अगर आप बच्चों पूरा माइनस कर देते 18,000, व्हाट वुड हैव बीन योर प्रॉफिट? ओ सॉरी चिल्ड्रन, 1 lakh minus 12,000 is 88,000. बट अगर आप 1 लाख में पूरा 18 माइनस कर देते, व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर? प्रॉफिट कम हो जाता. कम प्रॉफिट होगा तो टैक्स भी आप कम देंगे, तो टैक्स की चोरी हुई कि नहीं हुई? इसीलिए ऐसा अकाउंटिंग प्रोविजन बनाया जाता है कि जितना बेनिफिट आपको जिस ईयर में मिला सिर्फ आप उतना ही एक्सपेंस कंसिडर करेंगे, पूरा एक्सपेंस कंसिडर नहीं करेंगे. बाकी नेक्स्ट ईयर अगेन सेल्स होगी लेटेस्ट से 5 लाख की, परचेज हुई 4 लाख की. व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट? 1 लाख. 1 लाख माइनस 6,000 कितना बचा? तो पिछले साल का प्रॉफिट 82 और अगले साल का पिछले साल का प्रॉफिट 88 और अगले साल का प्रॉफिट 94. वेराज अगर आपने पूरा एक साथ माइनस कर दिया होता चिल्ड्रन तो आपका प्रॉफिट कितना आता? तो क्या ये जस्टिफाइड लग रहा है आपको? नॉट एट ऑल. तो मैंने 4 चपाती खाई रेस्टोरेंट में, आपने 12 चपाती खाई, क्या पूरे 16 रोटी का पैसा मैं दूंगा? नो. जितनी आपने खाई वो आप पैसा दीजिए, जितना मैंने खाया वो मैं दूंगा. तो इसे क्या बोलते हैं सर? इस एक्सेस 6,000 को चिल्ड्रन वी गिव अ स्पेशल नेम एंड द नेम इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड का मतलब टू गो ऑन फॉर फर्दर पीरियड. तो आपने खर्च तो किया था एक्सपेक्टिंग कि ये बेनिफिट 1 साल देगा, बट क्या इसने बेनिफिट 1 साल दिया? 1 साल से ज्यादा दिया. तो वो जो एक्सेस आपको बेनिफिट मिला, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था, जानबूझ के आपने एक्सेस नहीं दिया, इसलिए इसे डेफर्ड रेवेन्यू बोल रहे हैं. सर अगर जानबूझ के एक्सेस दिया होता तो क्या बोलते? पापड़ी पकौड़ी. व्हाट? प्रीपेड. व्हाट? प्रीपेड. Any cost spent expecting to give the benefit for an year but lasted for more than 1 year but not for 5-7 years. तो इस एक्सेस को क्या बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू. और अगर आपने नोइंगली एक्सेस पे किया है तो इट इज प्रीपेड. तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मीटर पे 20,000 का रिचार्ज कर दिया. कितने का? मेरे को लग रहा था कि 1 साल में इतना पैसा खर्च हो जाएगा, बट चिल्ड्रन ये 20,000 का रिचार्ज कितने महीने चल गया? 20 मंथ्स. और 1 साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स. तो चिल्ड्रन
करंट ईयर में आपका एक्सपेंस कितना माना जाएगा 12,000 और नेक्स्ट ईयर में आपका एक्सपेंस कितना माना जाएगा डिड आई पे डेलिबरेटली नो तो ये 8,000 रुपए डेफर्ड रेवेन्यू है बट अगर डेलिबरेटली पे किया होता तो 8,000 रुपए को क्या बोलते प्रीपेड सुनाई पड़ी बात पक्का चलिए एनी डाउट्स मेनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टूड कि डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है चिल्ड्रन सो हेवी एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज एक्सपेंडेड फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स एंड नॉट फॉर ओनली करंट ईयर इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट पे 40,000 खर्च कर दिया एक्सपेक्टिंग कि वो 4 साल बेनिफिट देगा कितने साल तो करंट ईयर में यू पेड हाउ मच चिल्ड्रन 40,000 and current year is 2021-22 तो एक्सपेंस की डेफिनेशन में बच्चों इस साल आएगा 10,000 अगले साल 10 उसके अगले साल 10 और उसके अगले साल भी 10 तो इस साल आपको कितना एक्सेस नजर आ रहा है कितना एक्सेस नजर आ रहा है 30 this 30 will be recorded as what deferred revenue knowingly you paid excess prepaid unknowingly you paid excess it is deferred revenue ये ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं प्रीपेड एक्सपेंस और डेफर्ड रेवेन्यू का जनरली बुक्स में देखने को ये नहीं मिलता है समझ में आई बात मम्मी ने बोला था 20 किलोग्राम वेज बिरयानी ले आओ गेस्ट आए हैं बुक्कर टाइप के खा ही जाएंगे 18 किलोग्राम खा गए क्योंकि 2 गेस्ट को हार्ट अटैक हुआ निपट गए वहीं पे 2 किलोग्राम बच गई कल खाएंगे उसको कि फेंक देंगे कल खाएंगे था नहीं बासी हरकतें ऐसी हुई कि वो कल स्टेल फूड बन जाएगा खोपड़े में बात गई कि नहीं गई समझ में आ गया घर से निकले एकदम फटे चीथड़े स्टाइल में रास्ते में अमिताभ बच्चन जी मिल गए सवाल पूछे 7 करोड़ जीत के घर ले आए गए थे भिखारी की तरह लौटे करोड़पति की तरह इसी को डेस्टिनी बोलते हैं तो प्रोफेशन में और डेस्टिनी में फर्क होता है लॉजिक समझ में आया कि नहीं पक्का तो व्हेन यू पेड एनी एक्सपेंस नोइंगली इन एक्सेस इट इज कॉल्ड एज पापड़ी पकौड़ी व्हाट प्रीपेड बट अनजाने में आपको वो बेनिफिट ज्यादा दे गया तो इसे क्या बोलते हैं ड्री क्या बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गई बात मैंने ये चश्मा बनवाया मेरे को लगा कि 1 साल चलेगा ये 27 मंथ्स चल गया कितना और इसकी कॉस्ट है 27,000 रुपीज तो हाउ मच हैव आई पेड 27,000 ईयर है 21-22 22-23 एंड 23-24 12 months एंड 3 months तो यहां पे मेरा एक्सपेंडिचर होगा 12,000 यहां पे 12,000 और यहां पे इस ईयर के व्यू पॉइंट से देख के बताइए कितना एक्सेस नजर आ रहा है दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन समझ में आया आपके पास एक डिलीवरी वैन है जिससे आप गुड्स कस्टमर्स को डिलीवर करते हो 27,000 रुपए उसकी सर्विसिंग में लग गए यू थॉट कि अगले साल फिर करानी पड़ेगी 1 साल चलेगा बट ये सर्विसिंग कितने साल तक बेनिफिट दे गई लगभग 2.25 साल आप बोल सकते हैं तो आपका करंट ईयर का एक्सपेंस जो होगा चिल्ड्रन दैट वुड बी ओनली हाउ मच 12,000 इस एक्स्ट्रा 15 को क्या बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस आपने पे किया ऑब्जेक्टिव नहीं था एक्सेस पे करने का बट यू पेड बेनिफिट आपको ज्यादा मिल गया तो क्या बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू आते दोनों असेट की कैटेगरी में है चाहे प्रीपेड हो चाहे डेफर्ड रेवेन्यू क्यों सर आपने किसी को पैसे तो दिए हैं बट उस मनुष्य ने आपको सर्विस नहीं दी तो ही स्टैंड्स इंडेटेड टू यू वो आपका डेटर है तो डेटर असेट होता है कि लायबिलिटी होता है एसेट होता है समझ गए स्कूल की फीस आखिरी एग्जांपल है एनुअली 30,000 थी पापा को कंफ्यूजन हुआ उन्होंने 40,000 रुपए का चेक काट के दे दिया तो आउट ऑफ 40 30 वुड बी ट्रीटेड एज
expense, 10 would be treated as what? Knowingly दिया excess, तो prepaid, अनजाने में हो गया तो deferred revenue. समझ में आई बात की नहीं? पक्का? कंफर्म? चलिए, झाड़ू खरीदा 100 रुपए का, सोचा 1 साल चलेगा, झूठ बोला था, 1 साल चलेगा, और झाड़ू चल गया 5 साल, तो 20 रुपए एक्सपेंस होगा, 20 20 20 20 20 20, और अगले 4 साल का 80 रुपए डेफर्ड रेवेन्यू। हर साल झाड़ू खरीदते हैं, एग्जाम के बाद मारा पीटी होती है हमारी घर में सर, उससे वो टूट जाता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, समझ गए? समझ गए? चलिए, तो चिल्ड्रन दिस इज द समरी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, चलिए।